नमस्कार साथियों, सूर्य नगरी यूनिक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें आपके जुडिशरी के एग्जाम की, साथ ही साथ आपके एपीओ के एग्जाम की, बहुत सारे एग्जाम आपके सामने आ चुके हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा रिवीजन कराऊंगी आपको इंडियन एविडेंस एक्ट का। और सबसे पहले मैंने लिया पार्ट थर्ड, रीजन कि सेक्शन 1 से 55 आप हमेशा पढ़ते हो, 56 से 100 बहुत छोटा सा है और जिसमें मोस्ट ऑफ चीजें आपको आती है। लेकिन 101 से 167 में जब आप जाते हैं तो चीजें छूट जाती हैं, लास्ट जाता है, थक जाते हैं। तो इस बार उल्टा रिवीजन करेंगे। आप पहले स्टार्ट करेंगे 101 से 167। ठीक है, चलिए जब हम पार्ट थर्ड की बात करते हैं एविडेंस की, तो एविडेंस का जो पार्ट थर्ड है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। पार्ट थर्ड में आप देखेंगे तो आपके पास आ जाता है चैप्टर 7, 8, 9, 10, 11। चैप्टर 7 101 से 114A है। जब 101 से 114A है, बर्डन ऑफ प्रूफ की बात करता है। तो इस बर्डन ऑफ प्रूफ को समझने के लिए, इसको याद करने के लिए 4 भागों में इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला जनरल प्रोविजंस की बात करता है, तो पहला आप देखेंगे जनरल प्रोविजंस, सेक्शन 101 से 104, 101 से 104। सेकेंड आता है आपके पास स्पेशल प्रोविजंस। कैसे आते हैं? विशिष्ट, पर्टिकुलर, स्पेशल लिखेंगे हम इसको, स्पेशल भी बोल सकते हैं इसको, पर्टिकुलर प्रोविजंस भी बोल सकते हैं। 105 से लेकर के ये आपके आएगा 111 के अंदर। ठीक है, देन आता आपके पास प्रिजम्पशन से रिलेटेड प्रोविजन। किसकी बात करता है? प्रिजम्पशन, प्रिजम्पशन से रिलेटेड प्रोविजन। सेक्शन 112 आ जाता है आपके, है ना, 11A आ जाता है प्रिजम्पशन रिलेटेड, 111A, 113A, 113B, 114 और 114A। इसमें आपके पास प्रिजम्पशन है। कैसी प्रिजम्पशन है? मे प्रिजम्पशन और सेल्फ प्रिजम्पशन दोनों। और इसके बाद आपके पास आता है कंक्लूसिव प्रूफ। क्या आता है? कंक्लूसिव प्रूफ। तो ये आती है मे प्रिजम्पशन और सेल्फ प्रिजम्पशन, और यहाँ पे आ गया कंक्लूसिव प्रूफ। कौन कौन सा आता है? 115 से 117 और 112। तो ये देखो, यही आपका प्री का कुछ क्वेश्चन क्लियर हुआ है कि साहब ये हमारे कंक्लूसिव प्रूफ है, ये मे और सेल दोनों है, ये हमारे स्पेशल प्रोविजन है 105 से 111, और ये हमारे जनरल प्रोविजन है 101 से 104 तक है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि कौन से सेक्शन जो काम के, सारे काम के 101 कहता है बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर है? इन सिविल मैटर प्लेंटिफ पर, इन क्रिमिनल मैटर प्रोसिक्यूशन पर है। और बर्डन ऑफ प्रूफ कभी चेंज नहीं होता है। बट राजस्थान जुडिशरी का एग्जाम दोगे तो बर्डन ऑफ प्रूफ चेंज होता है। वहां पे क्वेश्चन आया था, उन्होंने 101 को चेंज कर दिया। जबकि सेक्शन 102 है, सेक्शन 102 है, वो कहता है ऑनर्स ऑफ प्रूफ ये चेंज होता रहता है। ऑनर्स ऑफ प्रूफ चेंज होता रहता है, ये बदलता रहता है। ठीक है, देन आता है आपके पास 103 और 106। देखिए 103 और 106 हिंदी मीडियम वालों के लिए दिक्कत है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए दिक्कत नहीं, क्योंकि एक में लिखा है स्पेशली नॉलेज होना चाहिए, एक में लिखा पर्टिकुलर। तो जब पर्टिकुलर स्पेशल है वहां कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन जहाँ पे हिंदी में एक विशिष्ट और एक विशेष है, देखो हिंदी वालों, यहाँ पे एक विशिष्ट है, ठीक है, और यहाँ पे विशेष है, तो दिक्कत आ सकती है आपको, है ना। तो आपको ध्यान रखना ये पर्टिकुलर है और ये स्पेशल है, फिर आपका भी कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है और आप कंफ्यूज हो जाते हो कौन सा था। तो थोड़ा सा आपको कुछ चीजों को इंग्लिश में देखना पड़ेगा। तो क्या कहता है 103 विशिष्ट चीजों की बात जो करेगा उसी पे बर्डन ऑफ प्रूफ होगा, उसी पे होगा। 104 कहता है जो फैक्ट की बात करता है, सब मैं जो कहता हूँ मेरी बात पे भरोसा करो, तो तुम अपनी बात को प्रूव करो, तो हम तुम्हारी बात पे भरोसा कर लेंगे। कि साहब डाइट डिक्लेरेशन की बात करनी है तो पहले डेथ प्रूव कर दो, हम डाइट डिक्लेरेशन को मान लेंगे। 105 जो डिपेंड ऑन किसके ऊपर डिपेंड है? ये आईपीसी के चैप्टर नंबर 4 के ऊपर, जो चाहता है कि मेरा केस जो है एक्सेप्शन में आए, तुम्हें प्रूव करना है तुम्हारा मैटर एक्सेप्शन में। यानी 105 101 का एक्सेप्शन है, 101 का एक्सेप्शन है, क्योंकि 101 के तब प्रोसिक्यूशन पर होता है, पर यहाँ पे अक्यूज पे होता है। 106 सबसे बेस्ट एग्जांपल है ट्रेन वाला। 106 को हम क्या बोलते हैं? रेस इप्सा लिक्विटर। क्या बोलते हैं? रेस इप्सा लिक्विटर, घटना स्वयं बोलती है ना। फिर 107 के अंदर 30 इयर्स डेथ की प्रिजम्पशन करते हैं। 108 लिविंग की प्रिजम्पशन कर, ये लिविंग की करती है और ये डेथ की करती है। कितने? 7 इयर्स तक। इसको सिविल डेथ भी बोलते हैं। कैसी डेथ बोलते हैं? सिविल डेथ। ये आपको कहाँ देखने को मिलता है? हिंदू लॉ के अंदर, हिंदू लॉ सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 1 का 7 पॉइंट। और कहाँ देखने को मिलता है आपको? आईपीसी के अंदर, आईपीसी सेक्शन नंबर 494 के प्रोवाइडेड में देखने को मिलता है। फिर आता है 109 110। 109 कहता है
किसकी बात करता है 109? आपके टेनेंट की बात करता है, पार्टनर्स की बात करता है। वो कहता है मेरे पार्टनर है या नहीं, तो जो ये कहता है या नहीं उसी को प्रूव करना पड़ेगा, है ना। और 110 कहता है जिसके पास पोजीशन है वो उसका मालिक है। देन आता है 111 कहता है एक्टिव कॉन्फिडेंस, और 111 ये कहता है प्रोहिबिटेड एरिया, जिस एरिया में जाने के लिए मना किया है उस एरिया में जाओगे तो बर्डन ऑफ प्रूफ आप पर होगा। ये सेकंड एक्सेप्शन है। किसका एक्सेप्शन है? 101 का, क्योंकि 101 कहता है कि प्रोसिक्यूशन पे है, जबकि 118 कहता है जो ऑफेंडर है उसके पास बर्डन ऑफ प्रूफ है कि तू इस एरिया में क्यों आया है। सेक्शन 112 को दो भागों में डिवाइड करते हैं। जो बात करता है लेजिटिमेसी की बात करता है 280 डेज के अंदर अंदर, 280 दिन के अंदर अंदर कंक्लूसिव प्रूव हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या कहा कि वो पुरुष जो वो मेल पर्सन जो कहता है बच्चा मेरा नहीं है, कंसीव के टाइम में नहीं था, तो वो उसको क्या कर सकता है? रिबट कर सकता है। तो वैसे तो 20 डेज में आएगा तो कंक्लूसिव प्रूफ है उसी का बच्चा है। लेकिन यहाँ पे किस चीज की बात आ गई? यहाँ पे बट करके किस चीज को ले लिया इन्होंने कि यहाँ पे वो उसकी अप्रोच को प्रूव कर सकता है। ये क्या है? क्या बोलते हैं? खंडनीय है। यानी 112 जो है ये आपके रिबटेबल और इरिबटेबल दोनों तरह की प्रिजम्पशन की बात करता है। ठीक है। सेक्शन 113 बाहुबली देखी मूवी, कहां से कहां तक इंडिया मेरा है उसकी बात करता है। टेरिटरी की बात करता है, यानी आर्टिकल 1 कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है। ठीक है। 113A और 113B एक सेल्फ प्रिजम्पशन की बात करता है, एक मेल प्रिजम्पशन की बात करता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या कहा कि कौन सी सेल्फ प्रिजम्पशन है और कौन सी मेल प्रिजम्पशन है? तो 113A मेल प्रिजम्पशन है और ये आपकी सेल्फ प्रिजम्पशन है। माना दोनों रिबटेबल है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ दोनों को कौन से अमेंडमेंट से जोड़ा, ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। तो देखिए ये जो है 1983 के अमेंडमेंट से जोड़ा, और 113B है ये आपके 86 के अमेंडमेंट से जोड़ा है, 1986 के अमेंडमेंट से जोड़ा है। तो लिख दीजिए 1986 के अमेंडमेंट से जोड़ा है। देन आता आपके पास 114 मेल प्रिजम्पशन है। बहुत सारी चीजें दी गई, इनके इलस्ट्रेशन पढ़ने हैं एग्जाम के लिए काम के। और 114A कहता है प्रीवियस एक्सपीरियंस जो है काउंटेबल नहीं होगा, प्रीवियस एक्सपीरियंस जो है काउंटेबल नहीं होगा। तो ये था आपका 101 से 114A तक। आप आराम से इसको 3 बार रिवाइज करना, पूरा का पूरा चैप्टर आपके हाथ में रहेगा। ठीक है। आगे चलते हैं 115 पर। एस्टोपल एक बार कह दिया सो कह दिया, अब आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? ये क्रिमिनल मैटर पे अप्लाई नहीं होता है, ये सिर्फ सिविल मैटर पे अप्लाई होता है। और आपके कहने पर सामने वाले ने काम कर दिया तो ही अप्लाई होगा, नहीं किया तो अप्लाई नहीं होता है। ठीक है। देन आता है 116, 117 इसी का एक्सटेंड है, सिर्फ टाइटल रीड करना है, बाकी कोई काम का नहीं। 118 कहता है वेरी इंपॉर्टेंट है इसका एक्सप्लेनेशन कि क्या पागल व्यक्ति भी एविडेंस दे सकता है, ये बड़ा काम का है, बाकी क्लियर लिखा हुआ है। 119 में अमेंडमेंट हो गया, इसको सब्स्टिट्यूट किया गया। याद जाता है कौन से अमेंडमेंट से हुआ? इसको सब्स्टिट्यूट किया गया। पहले सिर्फ डम विटनेस होता था, पहले सिर्फ डम विटनेस था, अब उसको चेंज कर दिया गया है। ठीक है। और 119 का क्वेश्चन बनता है कि जो बोल नहीं सकता है, बोलने में समर्थ नहीं है, वो इशारों से लिखकर कुछ कहता है, तो वो एविडेंस ऑरली होगा, वो एविडेंस ऑरली होगा। ठीक है। सेक्शन 120 कहता है हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के लिए कॉम्पिटेंट विटनेस हो सकते हैं। यदि हस्बैंड के सामने वाइफ के साथ कुछ हुआ हो, वाइफ के सामने हस्बैंड के लिए कुछ हुआ हो, तो वो एक दूसरे के एविडेंस दे सकते हैं, किसी और एविडेंस की जरूरत नहीं होती है। 121 कहता है कि जब कभी भी मजिस्ट्रेट प्रोसीडिंग कर रहा है तो उसके सामने जो कुछ हैपन होता है उसके बारे में एविडेंस दे सकता है, बट जिस केस की वो स्टडी कर रहा है उस केस में क्या क्या हुआ उसके बारे में नहीं, जब तक उसका सुपीरियर नहीं किया उसके बारे में नहीं होगा। लेकिन क्या काम है, उसके कोर्ट के प्रीमाइसेस में उसके सामने गोली चल गई है तो वो वहां पे विटनेस हो सकता है। देन आता है 122, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 122 मेन एग्जाम के लिए, प्री में तो है ही है। 122 कहते हैं ड्यूरिंग मैरिज, ना कि ड्यूरिंग एंगेजमेंट। और कब तक बनी रहेगी? शादी के टूटने के बाद भी, अगर डाइवोर्स हो गया तब भी बना रहेगा, डाइवोर्स हो गया तब भी बना रहेगा। लेकिन ड्यूरिंग मैरिज, आफ्टर डाइवोर्स प्रिविलेज रहेगा। बिफोर मैरिज कुछ भी कहो प्रिविलेज नहीं रहेगा, भली बात में आपकी मैरिज हो जाए, भली बात में आपका डाइवोर्स हो जाए, शर्त है ड्यूरिंग मैरिज होना जरूरी है। बट हाँ, दोनों साथ में मिलकर ऑफेंस करते हैं तो दोनों साथ में मिलकर ऑफेंस करते हैं तो एक दूसरे के विरुद्ध एविडेंस दे सकते हैं, फिर तो वो चला जाएगा सेक्शन 30 को अक्यूज्ड के ऊपर। कहां चला जाएगा? को अक्यूज्ड की कन्फेशन के ऊपर चला जाएगा। देन 123, 124 दोनों ही किससे रिलेटेड है? दोनों ही लोक कल्याण पर आधारित है।
इसके ऊपर एक लैटिन मैगजीन भी है, 123, 124 पे एक लैटिन मैगजीन भी है, सोलुस पॉपुली इस्ट सुप्रीम लेक्स, सोलुस पॉपुली इस्ट सुप्रीम लेक्स, इसके ऊपर एक आपकी लैटिन मैगजीन भी है। और ये किसके ऊपर है? पब्लिक वेलफेयर को लेके काम करता है। जब तक आपका सुपीरियर ऑफिसर आपसे नहीं कहेगा आपको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। दोनों टाइटल बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान रखना। देन 125 आपके पास आता है, कभी भी किसी भी पुलिस ऑफिसर से, मजिस्ट्रेट से, रेवेन्यू ऑफिसर से नहीं पूछा जाएगा आपको इन्फॉर्मेशन कहां से मिली है, ये तो दोबारा कौन इन्फॉर्मेशन देगा, तो 3 नाम आपको याद रखने हैं। ये 126 कहता है आप सलाह लेने के लिए गए, एडवाइजर के पास गए, लीगल 125 हो गए। 126 कहता है वकील साहब, वकील साहब की बात करता है, साहब वकील साहब आपको जो कुछ कहा है आप नहीं बताएंगे। अब देखिए 126, 127, 128 एक साथ पढ़ते हैं। 126 में एडवोकेट को जो कुछ उसका मुवक्किल कहता है उसके बारे में नहीं बताओगे। 127 कहता है कि आपके जो क्लर्क होंगे, जो बाबू होंगे, सर्वेंट होंगे, उनके ऊपर भी प्रिविलेज देगा। 128 बड़ा अच्छी बात कहता है, क्या कहता है कि मान लीजिए अक्यूज्ड खुद ही कोर्ट पे जाके कहता है सब ऐसा किया, तो केवल अक्यूज्ड के कह देने मात्र से, केवल अक्यूज्ड के कह देने मात्र से कहानी कंप्लीट नहीं हो जाती है, क्या आपका प्रिविलेज खत्म नहीं हो जाता है जब तक कि अक्यूज्ड आपसे पूछे ना कि मैंने ऐसा कहा था, जब तक कि आपसे अक्यूज्ड कहे ना कि वकील साहब बता दीजिए, तब तक आप चुप रहेंगे, आप नहीं बोलेंगे, ठीक है। देन आता है 129, लीगल एडवाइजर के पास आप सलाह लेने जाएंगे, उसको डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। देन आता है 130 और 131, दोनों को साथ में पढ़ते हैं। ये वो लोग हैं जो खुद इटसेल्फ पार्टी नहीं है, ये अक्यूज्ड के बिहाफ पर आते हैं, तो जब तक अक्यूज्ड इन्हें कंसेंट नहीं देगा तब तक ये नहीं बोलेंगे। ये प्रिविलेज मिला हुआ है आर्टिकल 20 क्लोज 3 के अकॉर्डिंग, किसी भी अक्यूज्ड को अपने अगेंस्ट कोई भी गवाही देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, इसलिए 130 और 131 वहां से प्रिविलेज मिलता है। 132 को लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अक्यूज्ड को सारे प्रिविलेज है, विटनेसेस को कोई प्रिविलेज नहीं है। विटनेसेस को तो बोलना ही पड़ेगा, वो चुप रहेगा, मुझे अपराध में फंसाएगा, आप चुप नहीं रह सकते, आपको तो बताना ही पड़ेगा। और यदि नहीं बताया तो फंसोगे, और झूठा बताया तो भी फंसोगे, फंसना तो हर हालत में। 133 रीड विथ 114B, अकम्प्लिश। आपके पास 2 लोग हैं, एक को अक्यूज्ड है, एक अकम्प्लिश। को अक्यूज्ड वह है जिनकी ट्रायल साथ में होती है, लिखो लिखो, को अक्यूज्ड वह है जिनकी ट्रायल साथ में होती है, अकम्प्लिश वह है जिनकी ऑफेंस साथ में किया होता है, ऑफेंस साथ में किया। यही को अक्यूज्ड और यही अकम्प्लिश आगे जाके सरकारी गवाह बनता है, जिसे अप्रूवर बोलते हैं, CRPC 306, 307, 308 के अंदर, ठीक है। लेकिन इसमें भी एक अच्छी बात है कि 114 भी थोड़ा लिबरल है, 133 थोड़ा स्ट्रिक्ट है, तो जब कभी भी इन दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन होता है तो 114 क्लोज भी प्रिवेल करेगा, 114 क्लोज भी प्रिवेल करेगा। नाउ 134 विटनेस कितने हो सकते हैं भैया, कितने भी हो सकते हैं, गिना नहीं जाता है, वेट किया जाता है, तोला जाता है। एक केस है स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस कानूनी देवी, इसको बोलते हैं आंख के आंसुओं का मामला। उसके पति की डेथ हो गई, मर्डर हुआ होगा, वो रोई नहीं, 12 दिन निकल के, सबको संदेह हुआ यार ऐसी कैसी पत्नी हो सकती है कि पति की डेथ हुई फिर भी नहीं रोई, कुछ तो गड़बड़ है। वो नहीं रोई इसलिए पकड़ी गई, कोई और एविडेंस की जरूरत नहीं पड़ी, खुद ही पकड़ी गई। सेक्शन नंबर 21 इंडियन एविडेंस एक्ट, मन की दशा जो खुद से ही प्रूव हो जाती है, किसी और को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। बातों ही बातों में चैप्टर 7 हो गया, चैप्टर 8 हो गया, चैप्टर 9 हो गया। रिवीजन बहुत इजी है, आप करते नहीं ढंग से, दिक्कत यही है, ठीक है। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 10 की तरफ। चैप्टर नंबर 10 क्या कहता है, अब एग्जामिनेशन शुरू करते हैं। क्या शुरू करते हैं, एग्जामिनेशन। बेटा इस वीडियो को 2 बार सुनिएगा और जल्दी समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद सेम डे ही आपको सेक्शन 101 से 167 को रीड करना है। उस दिन भी करोगे, दूसरे दिन भी करोगे, तीसरे दिन भी करोगे, 3 दिन लगातार करोगे। आप कहोगे अरे इंडियन एविडेंस एक्ट का सबसे इजी पार्ट तो ये है, जो पता नहीं मैं इतने दिन से क्यों मिस कर रहा था, है ना। नाउ चैप्टर 10 कहता है सेक्शन नंबर 135 से 167। सेक्शन 135 कहता है कि एविडेंस कैसे ले जाएंगे, जैसा सिविल लॉ कहता है सिविल के अकॉर्डिंग, क्रिमिनल कहता तो क्रिमिनल के अकॉर्डिंग, जब दोनों नहीं है तो कोर्ट के अकॉर्डिंग। सेक्शन 136 कहता है कि क्या होता है, कोर्ट के सामने आप आते हो और अपनी स्टेटमेंट देते हो, इसमें 3 पैराग्राफ बने हुए, तो कोर्ट कहता है भैया मैं तेरी बात को क्यों मानूं, तो रीजन बता कि तेरी बात पे भरोसा करो। सेकंड कहता है कि एक फैक्ट दूसरे पे डिपेंड है, कोर्ट कहे पहले इसको प्रूव कर फिर मैं तो दूसरे को सुनूंगा। और तीसरे पैराग्राफ कहता है एक फैक्ट दूसरे पे, दूसरा फैक्ट पहले पे डिपेंड है, तो दोनों में से तू कोई भी पहले प्रूव कर दे, तो प्रूव कर, तू प्रूव कर, ठीक है।
137 और 138 एक जैसे। एग्जामिनेशन 3 प्रकार की होती है, फिर 4 भी हो जाती है। एग्जामिनेशन 3 प्रकार की होती है, चीफ, फिर क्रॉस और फिर री। चीफ जो पक्ष का बुलाता है वो करता है, क्रॉस एडवर्स पार्टी करती है, री आपको जिसने बुलाया वो करता है। और एक फर्दर एग्जामिनेशन भी आ जाती है, जब री में कुछ निकल जाता है तो एक फर्दर एग्जामिनेशन भी आ जाती है। ठीक है, देन आता है आपके पास 139। सेक्शन 139 वेरी इंपॉर्टेंट है और वो कहता है कि जब समन आपके लिए भेजा है तो आप आइए, हम आपकी एविडेंस नहीं लेंगे। जब समन आपके लिए भेजा है तो आप आइए, हम आपकी एविडेंस नहीं लेंगे। सॉरी, जब समन डॉक्यूमेंट सॉरी जब समन डॉक्यूमेंट के लिए भेजा है और आप आएंगे तो हम आपकी एविडेंस नहीं लेंगे। 139 के लिए को वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन जब समन ने लिख दिया है आप भी आइए, डॉक्यूमेंट भी लाइए, तो हम आपकी एविडेंस लेंगे दोनों की। कहाँ बात लिखी हुई है? सेक्शन नंबर 30 CPC में वहां लिखा है समन डॉक्यूमेंट के लिए और पर्सन के लिए, दोनों के लिए, तो भी दोनों के एविडेंस ले सकते हैं। सेक्शन 140 कहता है आपका कैरेक्टर के बारे में। किसकी बात है? विटनेस के कैरेक्टर की बात है। देखो 140 विटनेस के कैरेक्टर की बात है, 52 से 55 वाली बात नहीं, पार्टीज के कैरेक्टर की बात नहीं कर रहा, विटनेस के कैरेक्टर की बात करता है, उसकी एग्जामिनेशन हो सकती है। देन आता है आपके पास 141, 142, 143, तीनों ही वेरी इंपॉर्टेंट है, तीनों ही वेरी इंपॉर्टेंट है। और क्या कहता है ये? रीडिंग क्वेश्चन कब पूछेंगे, कब नहीं पूछे जा सकते हैं। रीडिंग क्वेश्चन कोर्ट की परमिशन से कभी पूछे जा सकते हैं। थोड़ा सा मुझे जाना पड़ेगा, रीजन कि धनुष रो रहा है और काफी देर से रो रहा है, तो अब मुझे जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, ठीक है, तो कोई नहीं, मैं आपके आगे का जो है वो मैं आपको बाद में करवा दूंगी। हाँ बेटा, है ना। तो अभी आप इतने से का रिविजन कीजिए, क्योंकि ये क्या है कि अब काफी आधे घंटे से चल रहा है ना करना, तो फिर मैं आपको इसका नेक्स्ट पार्ट है ना जल्दी दे दूंगी मैं आपको, तब तक आप इसको कर दीजिए। तो 141 क्या कहता है? लीडिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्या होता है लीडिंग क्वेश्चन? जो पूछने वाला आपसे हाँ या ना में चाहता है। और 142 कहता है कब पूछ सकते हैं और कब नहीं पूछ सकते। तो 142 कहता है चीफ में और री एग्जामिनेशन में कोर्ट की परमिशन के बिना नहीं पूछ सकते। और 143 कहता है, क्या कहता है? इधर देख पिता, 143 ये देखिए बोर्ड पे पढ़ रहा है, अब ये ना बोर्ड को देख देख के पढ़ रहा है। तो 143 कहता है कि क्रॉस एग्जाम पूछे जा सकते हैं, जो करवाई देती हूँ आपको इसके साथ। धनुष इधर देखो, देखो सब जने पढ़ाई कर रहे हैं, सबके एग्जाम है, ठीक है। फिर 144 क्या कहता है? 144 जो है वो एक्सटेंड है सेक्शन 91 का। तो 91 क्या कहता है? सेक्शन 91 कहता है कि जो कुछ रिटर्न में प्रूव करो। 144 भी यही कहता है, जब तक ये एक्सेप्शन ना आए आपको रिटर्न में करना पड़ेगा। 145 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस स्टेटमेंट आपने दिए थे, ठीक है। अब हम आपको बिना दिखाए उसके बारे में क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे। और यदि आपने कहीं पर भी ऐसा कुछ कहा जो उसका नेगेटिव हो जाता है, उसका अगेंस्ट हो जाता है, तो हम आपको दिखाएंगे, देखिए आपने पहले क्या कहा था, अब आप कैसे बदल सकते हैं। तो ये 145 जो वेरी इंपॉर्टेंट है, मेन के एग्जाम में आता रहता है, राजस्थान स्पेशल राजस्थान जुडिशियल में आता रहता है ना। आता आपके पास 146 क्या कहता है? हम आपसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं? हम आपसे वो सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो हमारे उस मैटर में रिक्वायरमेंट है। यानी क्रॉस एग्जामिनेशन में हमेशा लीगल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना, एवी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ऐसा अटकलें लगाते हुए नहीं पूछे जाएंगे। तो 146 कहता है आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो बोला लॉफुली क्वेश्चन आप हमसे पूछ सकते हैं। तो आता है क्रॉस एग्जामिनेशन में लॉफुली क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन हाँ, हम आपकी बातों के ऊपर उसको सटीक करने के लिए, सत्यवादिता परखने के लिए आपके कैरेक्टर को लेकर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसके लिए मना नहीं है। अब अक्सर देखते हैं ना कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग चलती है, प्रोसीडिंग में आप देखते हैं कि ना कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ देते तो कहता है ऑब्जेक्शन, फिर वो बोलता है ऑब्जेक्शन ओवर रूल, ऐसे बोलते हैं ना। वो किसकी बात करते हैं? वो सेक्शन 148 की बात करते हैं कि आप इम्प्रॉपर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, आप प्रॉपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या कोर्ट कई बार खुद भी कह देती है कि आपको इसका आंसर देने की जरूरत नहीं होती है। तो 146 लॉफुली पूछेंगे। 147 कहता है आपके कि 132 का एक्सटेंट है कि 132 में किन किन क्वेश्चन को पूछने के लिए आपको कंपेल, किन का आंसर देने के लिए कंपेल कर सकते हैं। और 148 प्रॉपर क्वेश्चन पूछेंगे, इम्प्रॉपर क्वेश्चन के लिए कोर्ट मना कर सकती है। देन आता है आपके पास 149, फिर आप उससे वही क्वेश्चन पूछेंगे जो कि नेसेसरी है, अननेसेसरी क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। ये जो 148 और 149 है ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। ये सेक्शन 165 में भी आपको देखने को मिलेगा। और आप क्या नोट करोगे जाके वहां पे देखना कि 165 पे तक कोर्ट का इनहेरेंट पावर है। हाँ, इंडियन एविडेंस एक्ट में अगर आपसे को पूछे कि कोर्ट की इनहेरेंट पावर कहाँ है, तो आप कहेंगे 165 में है। तो 165 में जो कोर्ट की इनहेरेंट पावर है उसमें भी लिखा है कि कोर्ट भी आपको सेक्शन 148, 149 के क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है, तो उसको सर से नजर से देखना है। देन 150, यदि आप फिर भी ऐसे क्वेश्चन पूछोगे जिसके लिए कोर्ट मना कर रही है,
तो आपकी शिकायत करेंगे। आपकी किसकी? वकील साहब की शिकायत। कहाँ करेंगे? जिस एरिया में वकील साहब वकालत करें उसके हाई कोर्ट में, या जहां से वकील साहब को सनद मिली वहां पे शिकायत करेंगे। तो इनको आपको सर से नजर से लिखना है, टाइटल बेस्ड क्वेश्चन है। देन आता है आपके पास प्री के क्वेश्चन 151, 152 दोनों ही वेरी इंपॉर्टेंट है। प्री के क्वेश्चन है 100% आते रहते हैं। सेक्शन बेस्ड भी आ सकते हैं, टाइटल बेस्ड भी आ सकते हैं, अंदर से पूछ सकते हैं कि अशिष्ट क्वेश्चन, कलंकात्मक क्वेश्चन कौन से हैं, कब पूछ सकते हैं, कब नहीं पूछ सकते हैं, कब इनमें अपमानित तो शुद्ध करने वाले क्वेश्चन। इनको ध्यान रखना कि दो सेक्शन कहाँ पे क्या बोले हुए हैं और किसमें क्या बोले हुए हैं, किसमें क्या बोले हुए। इधर सामने देखो, भैया लोग पढ़ाई कर रहे हैं, दीदी लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं, इधर सामने देखो। ये भी क्या देखता है, बोर्ड के साथ बातें करने लग जाएगा जो जो से बोलेगा। चलो 153, आपने जो कुछ कह दिया वो फाइनल। आप कौन? विटनेसेस की बात हो रही है यहाँ पे। किसकी? विटनेस। यहाँ पे आपकी उसकी बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही? विटनेसेस की बात। कि विटनेसेस से जो कुछ कहा उनकी सत्यवादिता को परखने के लिए हम दूसरे क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। यदि आपने जो कह दिया सो फाइनल है। हम आपकी बात को डिनाई करने के लिए या ऑब्जेक्शन करने के लिए दूसरे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, अदर देन 2 एक्सेप्शन। प्रीवियस कन्विक्शन के बाद झूठ बोलोगे, वहां पे हम उसको खंडन कर सकते हैं। विपरीत देखो, ठीक है। और सेकेंड है आपके पास, अगर आपने पार्सलिटी की है तो उसके बारे में ऑब्जेक्शन करवा सकते हैं, अदर देन नहीं करेंगे। 154 आप सबका फेवरेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्री मेन इंटरव्यू। हॉस्टल विटनेस क्या है, हॉस्टल विटनेस से आप क्या समझते हैं, पहले सेक्शन में क्वेश्चन आ जाता है। क्या कहता है हॉस्टल विटनेस? जिसने आपको बुलाया है, आप उसके फेवर में बोलना नहीं चाहते, या पहले बोल के बाद में आप बदल जाते हो, पहले बोल के बाद में आप बदल जाते हो, वो हॉस्टल है। कैसे प्रूव करोगे हॉस्टल विटनेस को? कैसे प्रूव करोगे आप? 155 में ग्राउंड दिए हुए, उस ग्राउंड के आधार पर प्रूव करोगे। लिखो 150 प्री का तो टाइटल बेस्ड क्वेश्चन है ही, साथ ही साथ मेन का भी क्वेश्चन है आपका। देन आता है आपके पास 155, 156 दोनों को सिर्फ सेक्शन देखने हैं, ज्यादा काम के लिए। 157 कोरोबरेशन की बात कर रहे हैं। 157 बड़ा काम कर किसके साथ? सेक्शन नंबर 32 क्लोज 1। डाइन डिक्लेरेशन करने के बाद आप बच जाते हो, डाइन डिक्लेरेशन करने के बाद आप बच जाते हो। अभी थक गया, वो एविडेंस नहीं पढ़नी, मुझे बहुत पढ़ा है जब मैं पेट में था। एविडेंस सीआरपीसी सीपीसी सब पढ़ रखा है इसने, ठीक है। तो क्या कहता है कि 157 कहता है कि डाइन डिक्लेरेशन करने के बाद आप बच जाते हो, यानी मरते हुए कुछ बोल रहे थे बच गए, तो कोरोबरेशन है वो एविडेंस। उसके लिए आपको दूसरे एविडेंस लाने पड़ेंगे। 158 एक्सटेंडेड 32-33 का, 158 एक्सटेंडेड 32-33 का। फिर आता है आपके पास 159 आप सबका फेवरेट है, यस, रिफ्रेश मेमोरी। क्या करना है? मेमोरी को ताजा करना। रिफ्रेश मेमोरी करते बेटो, आपने भी तो बहुत सारे लोग पढ़े पेट के अंदर, तो रिफ्रेश मेमोरी नहीं करनी है, तो क्या कहा? रिफ्रेश मेमोरी करेंगे अपन कर सकते हैं, जिसने उसको देखा है लिखा है, लेकिन कोई और नहीं कर सकता। पर इसका सबसे ज्यादा अच्छा क्वेश्चन जो प्री का बनता है वो बनता है, आप देखिए सेक्शन नंबर 161। स्मृति ताजा करने के लिए लेख के बारे में आपका एडवर्स पार्टी को भी राइट है उसको देखने का। देखो 161 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्री के लिए, क्योंकि देखो 159 प्री का सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है और मेन का क्वेश्चन है, लेकिन जो 161 है वो आपका प्री का क्वेश्चन है। और देन आता है 162, 163 जनरल देखना है। 164 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब हमने आपसे डॉक्यूमेंट मंगवाए और आप नहीं लेकर आए, सेक्शन नंबर 66 नोटिस देने की जरूरत नहीं, नोटिस दिया, फिर नहीं लेके आए और प्रोसीडिंग शुरू गई और बाद में आप लाते हो, तो नाउ कोर्ट की परमिशन से और एडवर्स पार्टी की कंसेंट के बिना वो यूज नहीं किया जाएगा। ये प्री का क्वेश्चन है। कोर्ट देता है परमिशन, एडवर्स पार्टी देता कंसेंट। ये दोनों वर्ड आपको याद रखना है, ये दोनों वर्ड आपको याद रखना है। देन आता है आपके पास सेक्शन नंबर 165 कोर्ट का इनहेरेंट पार्ट है, मेन एग्जाम का क्वेश्चन है। कब जो है पूछे जा सकते, कोर्ट कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, कौन कौन से नहीं, तो देखो इसके अंदर 148, 149 एक्सेप्शन है। और जिनको स्पेशल प्रिविलेज मिला हुआ है 121 से 131 स्पेशल प्रिविलेज, वो भी कोर्ट नहीं पूछ सकती है। बाकी कोर्ट आपसे बहुत सारी चीजें पूछ सकती है, इसको भी कोर्ट का इनहेरेंट पार्ट कहते हैं। सीआरपीसी 482, सीपीसी 151 और देन 166 सिर्फ टाइटल देखना है, 167 टाइटल देखना है। टाइटल से क्वेश्चन आ जाते हैं, 167 को पढ़ भी लेना है। सॉरी ना, मुझे लगा बाद में करा दूंगी फिर रह जाएगा, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है। अब इसको इस बिहार पर पहले की पॉइंट के हिसाब से जो मैंने बोला, हाँ बस खत्म, ठीक है, उसके हिसाब से करना है और उसके बाद उसको डिटेल पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट पार्ट के लिए मैं जल्दी आऊंगी। सॉरी ना डिस्टर्ब के लिए, बस आज के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।